integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन पढ़ लिया था, उन पे आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, आपको वही पैटर्न करना है। पैटर्न क्या है कि आप पहले क्वेश्चन ट्राई करोगे, उसका ऑप्शन लगाओगे और उसके बाद मेरे वाले से चेक करोगे। और 40 क्वेश्चन है और आपको अच्छे से करना है, आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी और गलत मत करो प्लीज। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं, गलत से नेगेटिव चला जाता है। जान लगा दो सही करने के लिए, बट गलत मत करो, है ना। ये तुक्का मारने वाली आदत छोड़ दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट डन ऑन सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ द हैमर। स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट में मास ऑफ हैमर और ड्रॉप हाइट कितनी होती है। अब ये देखो आईएस की बात कर रहा है तो कितना होता है 2.6 kg और 310 mm मैंने लिखाया था आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट का ए, फर्स्ट का हो जाएगा ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे, फटाफट करेंगे। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू अ वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। मैंने ग्राफ बनाया था जिसमें हमने देखा था टाइप ऑफ सॉइल का क्या इफेक्ट होता है ऑन कॉम्पैक्शन। तो उसमें कराया था वेल ग्रेडेड सॉइल का सबसे अच्छा होता है कॉम्पैक्शन एज कंपेरिजन टू फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड, द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेज आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये भी कराया था, कर्व बना के सब समझाया था, तो ये भी सही है। तीसरा, बाय कॉम्पैक्टिंग एट हाई इनफ वाटर कंटेंट वी कैन प्रोड्यूस ऑयल एट 100% सैचुरेशन। मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन 100% सैचुरेशन, यानी कि कंप्लीट एयर वॉइड्स हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। जैव कर्व हमने अलग से एक लाइन बनाई थी, तो उसके कर्व के साथ नहीं था, ओएमसी और एमडीडी वाले कर्व में साथ में नहीं था, वो अलग था। तो वो क्या था, थ्योरेटिकली था, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या है अपना, गलत। तो ऑप्शन थर्ड गलत है, अपने को गलत ही ढूंढना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन, Which of the following type of roller is most suitable for proof rolling subgrades and for finishing operation of the fields with clay or sandy soil। दोनों ऑप्शन दिया है, clay भी दिया और sandy भी। अगर सिंपल clay देता तो हम लोग क्या लेते, सी फुट रोलर, और अगर सिंपल सैंडी देता तो हम लोग क्या लेते, स्मूथ व्हील। पर इसने दोनों दिया है, दोनों के लिए कौन सा सही होता है, अपने न्यूमेटिक टायर्ड रोलर हमने पढ़ा था कि सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल बट जनरली प्रीफर्ड फॉर क्ले सॉइल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी द थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। ये चीज मैंने नहीं कराई थी। कंसोलिडोमीटर में जो अपना ये क्या कहते हैं, जो सैंपल हम लोग बनाते हैं उसका जो हाइट होता है वो होता है 20 mm। कितना हाइट होता है, 20 mm। और डाया जो होता है वो 60 mm होता है। जनरली क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन है, जो हाइट होता है वो होता है 20 mm और जो डाया होता है 5 वो होता है 60 mm। इसका मतलब हाइट टू द डाया का रेशियो क्या आ गया, 3। H/5 का रेशियो क्या है, 1/3 का, यानी कि हाइट और डाया, हाइट का 3 टाइम्स होता है डाया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये चीजों में, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का बी। फोर्थ का ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन 5, द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ये मैंने आपको बताया था, क्या था, या तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां पर कौन सा ऑप्शन है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट्स भी पूछ लेते हैं, मैंने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट पूछते हैं, या फिर जो कंसोलिडेशन के जितने भी मैंने पैरामीटर्स करे हैं इनमें इनके यूनिट पे जरूर सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। राजस्थान जेईई में देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है प्रीवियस ईयर एग्जाम से या फिर ईएस वगैरह से, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाएगा। और नया बनाएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही होगा, ज्यादा ज्यादा लैंग्वेज बदल सकता है, टेक्निकल कुछ चेंज नहीं होता। नई टेक्नोलॉजी कितनी आती है हर साल, मुश्किल से 1-2% चेंज होता है अपने सिविल में, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। इसलिए क्वेश्चंस वही हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। ये प्रीवियस ईयर ईएस के लगा दो, गेट के जो 1 लाइनर है वो लगा दो, एसएससी कंप्लीट लगा दो, या और भी कोई ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम आए हो वो लगा दो। ठीक है, जैसे 2-3 बुक्स आती है, एक तो एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर ईएस मास्टर की आती है, ईएस मास्टर की एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव, एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव वो खरीद लो, या फिर एक आती है यूथ कंपटीशन की, उसमें क्या है सारे के सारे
प्रीवियस ईयर्स कोई भी एग्जाम हो उसके सारे, जनरली जो अपने डिप्लोमा वाले हैं वो बच्चे ये खरीद लो, क्योंकि ये हिंदी में भी है तो ये आपको हेल्पफुल होगा। और ये एसएससी जेईई और यूथ कंपटीशन, ये ऑब्जेक्टिव ईएस मास्टर वाली, ये दोनों बुक खरीद लो और ये दोनों कंप्लीट कर लो। गुप्ता एंड गुप्ता तो करनी है, तो 3 बुक्स अगर आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। रटने नहीं है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ना, याद करने, मतलब समझना है तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन क्या है? द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस है 10 सेंटीमीटर एंड वॉइड रेशियो है 0.5, अंडरगो सेटलमेंट। अपन देख लेते हैं क्वेश्चन 6 में। देखो क्या दिया, थिकनेस h जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है और वॉइड रेशियो क्या दिया है 0.5, यानी कि E0 जो है 0.5 है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। एंड नाउ इट्स फाइनल वॉइड रेशियो इज 0.02, फाइनल वॉइड रेशियो जो E है वो है 0.2, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर, अब वो फाइनल थिकनेस की बात कर रहा है। तो अपन ने क्या देखा था, यानी कि जो अपन सेटलमेंट निकाल लेते हैं, क्या देखा था सेटलमेंट, डेल्टा एच अपॉन में H0 इक्वल टू E0 अपॉन में E अपॉन में 1, डेल्टा E अपॉन में 1 प्लस E0 अपन ने देखा था, डेल्टा E अपॉन में 1 प्लस E0। तो अपने पास अपने को निकालना क्या है, डेल्टा H निकालना है इससे। तो डेल्टा H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H0 इंटू H0 अपना कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू डेल्टा E क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है 0.3 अपॉन में 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से 6th का, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, जैसे ये जा रहा है 5 बार तो ये आ गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो चेंज इन हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो थिकनेस ऑफ द सेटलमेंट लेयर कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। चेंज इन हाइट आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आपको पता करना था। तो कुछ नहीं है, बस ये अगर फॉर्मूला आपको पता होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। तो सरल से क्वेश्चन से सारे जो कराया उससे बाहर कभी नहीं जाएगा, बस आपको ये ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एवी। ये पूछ रहा है एवी क्या होता है। एवी क्या कराया था मैंने आपको, डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा सिग्मा, यही कराया था, डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा सिग्मा कराया था। एवी इक्वल टू क्या लिखाया था, माइनस ऑफ डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा सिग्मा, यानी कि चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश था। तो ये क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो क्या है, स्ट्रेन, और ये क्या नीचे स्ट्रेस, तो स्ट्रेन टू द स्ट्रेस रेशियो है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो ये चीज पता है, बस ये चीज है घुमा दी। तो कुछ बच्चे कहते हैं बोले सर ये तो आपने कराया नहीं, बट ये तो क्या कॉमन सेंस होता है बेटा, चेंज इन वॉइड रेशियो तो स्ट्रेन ही होता है, यानी कि डिफॉर्मेशन को ही हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेस के पीछे तो स्ट्रेस आ ही रहा है, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर। अब देखो इसमें लिस्ट मैच करानी है आपको। आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ मिक्स लाया हूँ, एसएससी के और ईएस मास्टर के, दोनों, मतलब ईएस मास्टर नहीं, ईएस एग्जाम है ना, तो वो दोनों हम लोग मिक्स लाए हैं। तो पहला क्या है, प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो 8th में ए का क्या है 4th। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, वेन टेस्ट। वेन टेस्ट आपको नहीं कराया, वो शियर स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, अपन आगे देख लेंगे। पर पेनिट्रेशन टेस्ट भी आपको नहीं कराया। हाइड्रोमीटर 4th वाला क्या आपको बताया कि ग्रेन साइज एनालिसिस, यानी कि डी का है 1, ए का 4 और डी का 1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है। देखो मैंने ये 2 चीज अभी नहीं हुई अपने, इसलिए मैंने 2 चीज वाले नहीं भी करे, तो भी अपना ये क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि कॉम्पैक्शन हम लोग प्रॉक्टर टेस्ट से कॉम्पैक्शन करते हैं, और हाइड्रोमीटर हमने पढ़ा था ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल का, तो उससे हो जाएगा। तो 4 और 1 ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है सी करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। अब वेन शियर टेस्ट जो होता है वो शियर स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए होता है, और जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो होता है बियरिंग कैपेसिटी का। तो सेकंड का सेकंड हो जाएगा, थर्ड का थर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9। तो कभी कभी देखो मैच द फॉलोइंग में जरूरी नहीं है कि आपको चारों के चारों आते हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको एक भी आता है ना, उससे भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, लेकिन वो आपको एक आना चाहिए। जैसे इसमें आपको अगर 2 आते थे तो 2 से ही ऑप्शन हो गया, 2 अगर नहीं भी आते तो भी आपको कोई दिक्कत थी नहीं, पर उसके लिए आना जरूरी है। कोशिश तो करो कि चारों के चारों आए, बट फिर भी अगर कभी कभी 1 या 2 आते हैं तब भी काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर सॉइल। ये है कंसोलिडेशन टाइम जो होता है वो क्या कैसे डिपेंड करता है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी। ये बोला अगर कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होएगी तो कोएफिशिएंट जो टाइम जो लगेगा वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। दिखती बात है, अगर ज्यादा सॉइल कंप्रेस हो सकती है
हमने देखा था सैंड में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, और क्ले में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमने टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनाया था, तो क्ले में क्या लग रहा था, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा थी, तो इसलिए टाइम भी ज्यादा लग रहा था, तो कंसोलिडेशन टाइम क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग परमेबिलिटी। क्या हो रहा है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग परमेबिलिटी। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो कंसोलिडेशन टाइम डिक्रीज होगा। ये हमने फिर वापस वही क्ले और सैंड वाला जो हमने टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व देखा था। क्यों क्या होता है कि सैंड में क्या होता है, परमेबिलिटी आपके होती है ज्यादा इन कंपेरिजन टू क्ले। तो परमेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से सैंड क्या है, उसमें कंसोलिडेशन टाइम क्या होता है, कम लगता है, क्योंकि पानी फटाफट बाहर निकल जाएगा। तीसरा देखो, पहला दूसरा करेक्ट, इसका मतलब चौथा ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन फिर भी हम लोग तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रेस चेंज। क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है किसका, स्ट्रेस चेंज का। तो हमने कभी भी देखो, जब टाइम वाला क्या था, सीवी टीवी इजिकल टू पढ़ा था हमने, सीवीटी डेल्टा सीवीटी अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये है कंसोलिडेशन टाइम स्मॉल टी। तो इसमें कहीं सिग्मा डैश वगैरह कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, इसमें एक में भी सिग्मा डैश नहीं आ रहा। तो यानी कि टाइम जो है, कंसोलिडेशन टाइम है, वो स्ट्रेस चेंज कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, कि कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। उसको जितना टाइम लेना वो लेगा, स्ट्रेस का कोई उस पर रोल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों करेक्ट है, इनके ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। तो 9th का हो गया डी। ठीक है, बच्चे ज्यादातर तीसरे वाले में कंफ्यूज हो जाओ, तीसरे में कंफ्यूज हो जाओ, आपको ये फॉर्मूला याद रख लो, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी डेल्टा सिग्मा डैश नहीं आ रहा है, तो इसी से हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन टाइम फैक्टर ड्रेनेज पाथ डी। ये लो, इस फॉर्मूले पे आ गया 10th। तो ये रिलेशन देखो, अब ये डायरेक्ट नहीं दिया, वो देखो सब सीवी के फॉर्म में दिया। तो सीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टीवी इंटू डी स्क्वायर बाय टी। सीवी इजिकल टू टीवी इंटू डी स्क्वायर बाय टी। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, टीवी इंटू डी स्क्वायर बाय टी। टीवी इंटू ए ऑप्शन जो है वही करेक्ट है आपका, 10th का ए हो जाएगा। तो सरल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अगर देखो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराए ना आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको एटलीस्ट उस पे 3 से 4 गुना क्वेश्चन, यानी कि 75 से 100 क्वेश्चन तो आपको और उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस करना, वही वाले मिला के नहीं, अलग से प्रैक्टिस करो। तो जितने क्वेश्चन मिले आपको कर डालो, ठीक है ना। चाहे कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहे कहीं से भी डेली, जैसे हमारे चैनल वो टेलीग्राम चैनल पे भी डेली क्वेश्चन आते हैं, वो भी करते रहो। डेली के डेली कुछ न कुछ आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीप फुट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर। सीप फुट रोलर मैंने बताया था आपको कोएसिव सॉइल्स के लिए होता है, यानी कि क्ले सॉइल। तो 11th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीप फुट रोलर बताया था कोएसिव सॉइल्स, स्मूथ फील्ड ग्रेनुलर सॉइल के लिए और न्यूमेटिक टाइप सॉइल दोनों के लिए। न्यूमेटिक पे आ गया था क्वेश्चन पहले, अब ये आ गया सीप फुट पे। तो ये क्वेश्चन है ईएस का। तो ईएस में भी ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं, तो कोई ईएस भी हार्ड नहीं है, बस आप थोड़ा तैयारी ज्यादा चाहिए होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटा 3 मीटर थिक इज 0.9। क्ले स्ट्रेटा है जिसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर, नेचुरल वॉइड रेशियो इनकी ई नॉट जो है वो है उसका 0.9। ठीक है, द फाइनल वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड टू द 0.71। ई फाइनल, ई 100 कह सकते हैं, फाइनल वाले को 0.71 है। ठीक है, द टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले स्ट्रेटा, ये बोला क्ले स्ट्रेटा का कितना सेटलमेंट होगा, वही डेल्टा एच अपॉन में एच नॉट इजिकल टू डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस ई नॉट। तो डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच नॉट यानी कि 3 मीटर इंटू ई नॉट, डेल्टा ई कितना हो जाएगा 0.19 अपॉन में ये हो जाएगा 1.9। ठीक है, तो ये गया 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.3। तो 0.3 वाला ऑप्शन कौन सा अपने, वो है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 0.3 मीटर, भाई ये मीटर में था, एच नॉट मीटर में लिखा हमने, तो ये भी मीटर में आएगा। 0.3 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। तो देख लो, कोई क्वेश्चन सरल नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा मेहनत करना है, बस मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरे से कराने से पहले आप लोग सॉल्व करिए उसको, चाहे वीडियो को पॉज करके करें, ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, पहले आप ट्राई करो। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जैसे मैं कराऊँ ना, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपको फिक्स अपने दिमाग में बैठा लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट है।
टू आइडेंटिकल क्ले सैंपल्स ऑफ द सेम साइज है, सेम साइज यानी कि जो हाइट है उनकी वो सेम है, और नाम दिया उनको ए और बी। सॉइल है दो अलग अलग, ठीक है, जबकि उनकी हाइट जो है वो क्या है, सेम है। ये इसकी अगर एच है तो इसकी भी एच है, ठीक है। कंसल्टेशन अंडर आइडियल लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन भी आइडेंटिकल, आइडियल नहीं, आइडेंटिकल लोडिंग कंडीशन, लोड भी मतलब दोनों पे सेम सेम लगा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ड्रेनेज टेक्स प्लेस थ्रू वन फेस इन सैंपल ए एंड थ्रू बोथ द फेसेस इन सैंपल बी। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ए में बोल रहा है वन वे ड्रेनेज है और बी में बोल रहा है टू वे ड्रेनेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, 50% कंसोलिडेशन ऑफ द सैंपल ए अकर्स इन 10 मिनट्स, यानी कि इसका जो T50 है वो ले रहा है 10 मिनट, इसका T50 अपने को दे रखा है 10 मिनट, ठीक है। अपने को पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% कंसोलिडेशन, इसका TB का T50 ऑफ बी सॉइल का निकालना है, तो भाई निकाल लेंगे। अपने को पता है TV इक्वल टू क्या पढ़ा था, TV इक्वल टू CVT अपॉन में D स्क्वायर पढ़ा था, और D क्या पता था, D था ड्रेनेज पाथ, D क्या था ड्रेनेज पाथ, कितना होता था वन वे ड्रेनेज में D इक्वल टू H होता था फॉर वन वे ड्रेनेज, ये बताया था, और D इक्वल टू H/2 फॉर टू वे ड्रेनेज, तो ठीक है भाई। अपन देखो TV चेंज हो नहीं रहा क्योंकि दोनों में 50-50%, और दोनों ही सॉइल क्या है, सेम सॉइल है, दोनों ही सॉइल क्या है, सेम है, अलग अलग सॉइल नहीं है, तो उनका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो T जो है वो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर है, तो भाई ये दोनों चीजें सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी A और B के लिए। तो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ड्रेनेज पाथ की वजह से। तो TA अपॉन में TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA का स्क्वायर अपॉन में DB का स्क्वायर, ठीक है। तो TA दे रखा है 10 मिनट, TB निकालना है, तो इसको क्रॉस ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। DA ड्रेनेज पाथ कितना है, इसका वन वे है, और हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हाइट ऐसे कुछ दे नहीं रखी, बोल रखा है सेम, तो ये क्या है H स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा H/2 का स्क्वायर, H/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लो अगर ये x था या इसको TB रहने देते, तो TB इक्वल टू क्या आ जाएगा, TB इक्वल टू 10/4 आ गया। कैसे कि ये देख लो 10 अपॉन में TB, ये H स्क्वायर अपॉन में ये H/4 आ गया, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा TB/4 यानी कि 2.5 मिनट्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी दो अगर सेम सॉइल है, अगर एक में वन वे ड्रेनेज है और दूसरे में टू वे ड्रेनेज है, तो जिसमें वन वे ड्रेनेज है उसमें जो टाइम लग रहा है, क्योंकि कितना ही परसेंट, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है ना, तो टाइम क्या लगेगा, 4 गुना। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम होगा तो टाइम लगेगा 4 गुना वन वे में टू वे के कंपेरिजन में। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है, सॉइल भी सेम है, तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए वो हो जाएगा 4 गुना इन केस ऑफ वन वे ड्रेनेज इन कंपेरिजन टू टू वे ड्रेनेज। तो टू वे में मान लो अगर 10 मिनट लग रहा है तो वन वे में कितना लगेगा, 40 मिनट, और अगर वन वे में 100 मिनट लग रहा है तो टू वे में कितना लगेगा, 25 मिनट। तो ये करना है आपको, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और डिपेंड किस पे करता है, इस पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज पाथ का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाता है, ड्रेनेज पाथ टू वे में हाफ हो जाता है, तो इसलिए टाइम इतना 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लो, इस पे बहुत बार गेट में भी बहुत बार, ES में भी बहुत बार आया हुआ, और SSC में भी बहुत बार आया हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने कंसोलिडेशन का। इसको मैंने उस टाइम इसीलिए नहीं कराया था क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लाना चाह रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2.5, 13 का 2.5 ऑप्शन है डी, तो 13 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 था आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द फॉलोइंग सॉइल आर कॉम्पैक्टेड एट द सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट इन द फील्ड, यानी कि जो कॉम्पैक्शन एफर्ट है वो क्या है, सेम है, जोर बराबर लगा रहे हैं चाहे कोई सा भी मेथड हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किसकी होगी। अपन ने देखा था कि वेल ग्रेडेड सॉइल का सबसे ज्यादा होता है और पुअरली ग्रेडेड सॉइल का सबसे कम, और उसके अलावा हमने देखा था कि जो सैंडी सॉइल्स वगैरह यानी कि कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उनका भी ज्यादा होता है एमडीडी एज कंपेरिजन टू फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये सारे हमने ग्राफ पढ़ा था, टाइप ऑफ सॉइल वाला ग्राफ हमने जो पढ़ाया था कॉम्पैक्शन में, आप एक बार वापस जाके उसको देखोगे, अगर ये चीज यहाँ से समझ नहीं आ रही आप वहां पे देखो तो ये पूरा क्वेश्चन वहां पे हो जाएगा। तो इसका जो है देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें देखो
कि वेल ग्रेडेड सॉइल बता रहा है, उसका सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा और अपने को अरेंज किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो जो एक है ग्रेवल, सैंड और क्ले का मिक्सचर जो है, इसमें ये क्या वेल ग्रेडेड सॉइल है, इनकी सारी साइज अवेलेबल है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वेल ग्रेडेड सॉइल का होगा, अपन ने बात करी थी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब देखो ये वाला ग्रेवल, सैंड और क्ले का जो मिक्सचर है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा एकमात्र ऑप्शन है सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो सी ऐसे ही करेक्ट हो गया। अगर आपको इतना सा पता होता वेल ग्रेडेड सॉइल का सबसे ज्यादा होता तब भी ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। और वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी होती है, जिसमें सारी सॉइल अवेलेबल हो, ठीक है, सारी साइजेस ऑफ सॉइल अवेलेबल हो। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं सी ऑप्शन में और क्या क्या दे रखा है। क्ले का दे रखा है सबसे कम एज कंपेरिजन टू सिल्टी क्ले का कम। अब क्ले क्या है, ज्यादा फाइन है एज कंपेरिजन टू सिल्टी क्ले, तो उसका और ज्यादा कम हो जाएगा। फाइन ग्रेन सॉइल, जैसे जैसे हम फाइन ग्रेन छोटा होता जाता है वैसे वैसे अपना ओएमसी बढ़ता जाता है और एमडीडी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में। फिर देखा सैंड का, तो क्ले सिल्ट से सैंड का और ज्यादा होगा क्योंकि कोर्स ग्रेन हो गई, और उसके बाद तो अपने आप ही वो वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी। देखो सारी चीजें मैं करा चुका हूं, कुछ चीजें ग्राफ के फॉर्म में कराई, कुछ कैसे, तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15 नंबर। अब ये देखो वापस से लिस्ट वाले मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप समझ लो, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। पहला क्या है, फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल। अब फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल अपन ने कहां से देखा था भाई, फ्लो कहां से, कौन सा कॉन्सेप्ट था, परमेबिलिटी। तो फ्लो कौन बताता है, हमने परमेबिलिटी का इक्वेशन किसने दी थी, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I किसने दिया था, डार्सी लॉ ने। तो पहले का ए का डार्सी लॉ कौन से पे, दूसरे पे, ठीक है। उसके बाद देखो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, चलो वही FM का सवाल अपन एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो सेडिमेंटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर। अब पार्टिकल जो सेटल हो रहे हैं वो किसके हिसाब से हो रहे थे, अपन ने पढ़ा था स्टोक्स लॉ। जब जैसी सेडिमेंटेशन एनालिसिस आया था मैंने कराया था आपको सबसे पहले स्टोक्स लॉ। तो इसका क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, स्टोक्स लॉ कौन से नंबर पे है, स्टोक्स लॉ अपने 5वें नंबर पे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा जिसका पहले का 2 है और तीसरे का 5 है, पहले का 2 और तीसरे का 5 है। अब देखो ए और बी दोनों ही है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब अब अपन को फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप तो करना ही है। और फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप होता है पॉइजलिस इक्वेशन। कौन सा होता है, पॉइजलिस इक्वेशन, यानी कि 2 बी का हो जाएगा 3, बी का हो गया अपने 3। तो 2, 3, 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, अपने ऑप्शन है बी। तो 15 नंबर का हो जाएगा बी, 15 का बी। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप किसने दिया था इक्वेशन, पॉइजलिन इक्वेशन दिया था। बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पे। बस ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन करते रहो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग देखते रहो, ताकि हमको क्या है और ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। अगर आप लोग कम देखोगे तो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, तो हम भी फिर ऐसे मरे मरे हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखो और अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 16th, टेरज़ागिस कंसोलिडेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट। ये तो अपने को पता है भाई, टेरज़ागी ने वन डायमेंशनल थ्योरी दी थी। अब वो किसके लिए एप्लीकेबल है, इनमें से ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन, अपन पीछे से ऑप्शंस देखते हैं। पीछे से क्यों देखते हैं, अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे तब पता। इन सिचुएशन वेयर देयर इज नो एक्सेस पोर प्रेशर, ये चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोई एक्सेस पोर प्रेशर है ही नहीं। भाई कंसोलिडेशन थ्योरी में अगर पोर प्रेशर एक्सेस नहीं होगा तो रिमूव कैसे होगा, कंसोलिडेशन कैसे होगा। कंसोलिडेशन की प्राइमरी कंडीशन एक है कि पानी बाहर निकलना चाहिए। पानी कब बाहर निकलेगा, अपन ने देखा था जैसे एडिशनल स्ट्रेस लगाया पोर प्रेशर बढ़ा, उसके बाद पोर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि पानी बाहर होगा, और उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा। ये 4 स्टेप अपन ने पढ़े। तो पोर प्रेशर एक्सेस होगा ही नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा, तो ऑप्शन चौथा तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद फॉर अ लोड इंक्रीमेंट रेशियो ऑफ नियरली 1, ऐसा कोई रेशियो नहीं होता लोड इंक्रीमेंट का। अपन ने कहीं पढ़ा, मैंने आप लोगों को ऐसी कोई बात बोली कि लोड इंक्रीमेंट का रेशियो 1 होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फॉर लार्ज लोड इंक्रीमेंट लोड्स, कि लार्ज लोड इंक्रीमेंट का मतलब है पहली बार हमने जब वो सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट डैश से हम लोग सिग्मा 1 डैश तक जा रहे हैं, तो मान लो 10 किलो न्यूटन हमने चेंज करा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 डैश से सिग्मा 2 डैश जा रहे हैं तो कर रहे हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का चेंज। अगर इतना ज्यादा चेंज करेंगे तो अगर ये सॉइल OCC है और मान लो इस कंडीशन में ये OCC है और यहाँ पे ये NCC हो गई कहीं बीच में, तो अपने को पता ही नहीं चलेगा।
तो क्या होएगा, अपने जो इक्वेशंस आ जाएगी गलत आ जाएगी। तो लोड इंक्रीमेंट क्या होता है, हम लोग बहुत कम लगाते हैं, क्या करते हैं, बहुत कम। जनरली जैसे क्या होता है, हम लोग 2 गुना करते हैं, डबल करते हैं। जैसे पहली बार में 10 करा तो दूसरी बार में 20, 20 के बाद 40, ऐसे डबल करके चलते हैं। तो लोड इंक्रीमेंट क्या होता है, कम होता है, लार्ज लोड इंक्रीमेंट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, 16 का ए। लोड इंक्रीमेंट स्मॉल रखते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में अगर कोई उसका चेंज हो रहा है जो फिनोमिना कोई, या कहाँ पे मान लो एक इसका कंसोलिडेशन 50 किलो न्यूटन पे ही खत्म हो पूरा हो गया था, तो पता कैसे चलेगा, हमने तो सीधा 10 से 100 कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे हमको 1 किलो चीनी तोलनी हो, हमने पहले 800 ग्राम ले ली, उसके बाद भाई वो जो जिससे मेजर करते हैं, दूसरी बार हमने उसको फिर पूरा भर के ले आए, तो बाद में बार बार खाली करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो कंसोलिडेशन अपने को प्रॉपर होता हुआ पता चल जाए। तो इसलिए लोड इंक्रीमेंट जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 2.7 एंड इट्स वॉइड रेशियो इज 0.945। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा, वर्ड रेशियो दे रखा, व्हेन इट इज फुली सैचुरेटेड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। भाई अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में कम से कम 10 बार तो हो ही चुका है अब तक, है ना। ये क्वेश्चन 10 बार हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन 10 बार हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं लाया हूँ होमवर्क के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जिनकी इच्छा नहीं भले मत बताना, ऐसा कोई नहीं है, बट बता दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18th क्या है, 18th है, इनको फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और फिर बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल वाज सब्जेक्टेड टू प्रेशर रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूरे कंसोलिडेशन के टाइम चेंज होता है क्या, नहीं होता। हमने कहा था कंसोलिडेशन के टाइम डिग्री ऑफ सैचुरेशन शुड रिमेन 1, और कॉम्पैक्शन के टाइम में वो क्या रहना चाहिए, एस शुड बी लेस देन 1 कॉम्पैक्शन में। तो कंसोलिडेशन में सिर्फ ये कंडीशन हमने बोली, हमने ये थोड़ी बोला कि कुछ अलग होना चाहिए, नहीं बोला आपको, तो इसका मतलब चेंज नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, secondary consolidation is due to the plastic deformation of the soil when the pore fluid is not subjected to any excess pressure। भाई सेकेंडरी कंसोलिडेशन किसकी वजह से होता है, एक्सेस पोर प्रेशर, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, सही हो गया। भाई पोर प्रेशर तो प्राइमरी कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होता है, जब पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है, वाटर डिसिपेशन बंद हो गया तो प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या लिखा था मैंने, पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट होता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये बात भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, प्राइमरी कंसोलिडेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल बट डिपेंड्स ऑन द डिक्रीज इन वॉइड वॉल्यूम ड्यू टू एयर एस्केप। क्या प्राइमरी कंसोलिडेशन में हवा निकलती है क्या, हवा तो कॉम्पैक्शन में निकलती है, यहाँ तो हमारे पानी निकलता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो तीसरा है गलत। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, इनके ऑप्शन ए जो है वो अपना सही है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 क्या है क्वेश्चन, कंप्रेशन इंडेक्स डेवलप्ड बाय कैसेग्रांडे। सीवी का फॉर्मूला बोल रहा है, तो सॉरी इसमें सब जगह सीवी लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे सीसी होगा। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, सीसी। ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला नहीं दिया, कैसेग्रांडे ने सीसी का फॉर्मूला दिया। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखा था मैंने सीसी का फॉर्मूला, सीसी इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10 लिखाया था। ये लिखाया था अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए, और डिस्टर्ब के लिए लिखाया था 0.007 WL माइनस 10, ये लिखाया था मैंने। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने बी, बस सीवी की जगह सीसी हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सॉइल इज कॉन्टिजेंट टू। ये बोल रहा है सेटल, क्रीप क्या होता है, सबसे पहले क्रीप होता है कि लोड वहां पे पड़ा है, उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। कोई भी जैसे लोड है, परमानेंट लोड पड़ा है, उसकी वजह से कोई भी डिफॉर्मेशन होगा स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्या होता है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, और प्राइमरी कंसोलिडेशन का जो वेट लगाते हैं हम लोग पानी बाहर निकल, वो वेट वहां पे पड़ा रहता है, वो वेट वहां पे क्या होता है, पड़ा रहता है, वो पड़ा रहेगा लोड। तो उसके बाद धीमे धीमे प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है, यानी कि जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रीप की वजह से। किसकी वजह से होता है, क्रीप की वजह से। तो इसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन ऑप्शन कौन सा है, सेकंड,
बी का 19 का 20 का क्या हो जाएगा बी। किसकी वजह से हो रहा है? क्रीप की वजह से होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट। लोड हम लोग रिमूव नहीं करते, मैंने ऐसा आपको एक बार भी नहीं लोड बोला कि हम लोग स्ट्रेस को रिलीज कर देते हैं, स्ट्रेस को रिलीज नहीं करते। स्ट्रेस रिलीज कर देंगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगा। मैंने आपको कर्व बनाया था स्वेलिंग वाला, तो अपने को स्वेलिंग करानी नहीं है, अपने को तो क्या है बस कंसोलिडेशन कराना है। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन assertion रीजन वाला है। द एफिशिएंसी ऑफ द सी फुट रोलर डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द रोलर एंड द नंबर ऑफ फीट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एट अ टाइम। ये बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी है सी फुट रोलर की, उसकी अपन ने देखा था कि मैंने बताया था कि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? कॉम्पैक्टिंग का टाइम जो है, एरिया कितना वो कवर कर रहा है और टाइम पे। कॉम्पैक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन में अपन ने ये चीज देखा था कि कॉम्पैक्टिंग एफर्ट जो लगा रहा है उसका कितना टाइम और कितना एरिया कवर कर रहा है, उस हिसाब से कॉम्पैक्शन भी ज्यादा होता है। तो सी फुट रोलर की एफिशिएंसी कब बढ़ जाएगी? जब उसके जो ब्लॉक्स हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड ब्लॉक्स हैं, उनका क्या होगा? अगर एरिया ज्यादा होगा और ज्यादा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, यानी कि असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन देखो, सी फुट रोलर्स आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल। ये बात भी सही है, लेकिन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बातें दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हमने अब तक इतनी बार ये चीज हुआ है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो आंसर क्या होता? ए। अगर फर्स्ट गलत होता और सेकंड राइट होता तो ऑप्शन क्या होता? डी। और फर्स्ट राइट होता और सेकंड गलत होता तो ऑप्शन होता सी। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। ये जैसे अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन का पांचवा सीरीज है। ठीक है, सीरीज में 5वां वीडियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन क्या है? परमेबिलिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड सॉइल। अब परमेबिलिटी क्या होती है? कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। अपन ने पढ़ा था कि जो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड में होता है कि परमेबिलिटी कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्रीज होता है, पर कभी भी इतनी कम नहीं होती कि वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड से कम हो जाए, जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड में इंक्रीज होती है और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड में कम होती है। लेकिन फिर भी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड में ओवरऑल जो होती है वो वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड से ज्यादा होती है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो असर्शन जो है वो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। सॉइल पार्टिकल इन वाटर सराउंडिंग में भी म्यूचुअली अट्रैक्टेड और रिपल्स्ड। अब इसका रिलेशन कोई है ही नहीं आपस में दोनों चीजों का। भाई सॉइल पार्टिकल जो है उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, पानी क्या होता है? डाइपोलर नेचर का प्लस माइनस, और सॉइल पार्टिकल भी क्या होते हैं? उसमें जैसे क्ले पार्टिकल जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ऑन द एजेस, और फेस पे क्या होता है? ऑन द एजेस पे पॉजिटिव चार्ज और फेस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अगर प्लस प्लस पास में आ गए तो रिपल्सन, और प्लस माइनस पास में आ गए तो अट्रैक्शन। तो दोनों ही कारण हो सकता है, लेकिन पहले और दूसरे का कोई आपस में रिलेशन है ही नहीं। परमेबिलिटी की सेकंड में कोई बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि वापस वही कई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट जो रीजन है वो सही है, लेकिन इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इनकी ऑप्शन हो जाएगा बी। सारी चीजें आपको मैं करा चुका हूं, ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आपने एक बार अगर मेरे पढ़ाई हुई जियोटेक पढ़ ली तो गारंटी से मैं कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन जियोटेक में मुश्किल से कोई एक आएगा, वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में मैं कवर कर लूंगा। अगर अभी नहीं होगा तो बाद में जब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, तब तक तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा या कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो मैंने नहीं कराया हो। ये मेरी आपको कह सकते हैं प्रॉमिस कह सकते हैं या गारंटी कह सकते हैं, जैसे आपको लेना है इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd। 1 मीटर थिक लेयर ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले ड्रेन्ड एट बोथ फेसेस पे ड्रेनेज है। ठीक है, यानी कि 2 वे ड्रेनेज है। क्वेश्चन नंबर 23, तो 2 वे ड्रेनेज है पहली बात तो। ठीक है, और हाइट क्या है उसकी 1 मीटर है, h = 1 मीटर। ठीक है, सेटल्स बाय 10 सेंटीमीटर। एक साल में वो कितना सेटल हो रहा है, इनकी जो डेल्टा एच है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और जो टाइम है वो कितना है 1 ईयर। ठीक है, इफ अ थिन लेयर ऑफ परवियस सॉइल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडल ऑफ दिस लेयर देन व्हाट विल बी द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेटलमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर विल बी कंप्लीटेड। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, ये जो सॉइल लेयर है वो ऐसी है, इसका है 1 मीटर हाइट। ठीक है, ये दोनों तरफ से ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ पोरस स्टोन लगा रखा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको कितना पार ड्रेनेज पाथ उसका कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो गया।
अब ये क्या सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि हमने ये जो है इसके बीच में एक और हमने ड्रेनेज लेयर इंट्रोड्यूस करवा दी। ये क्या हमने ड्रेनेज लेयर सेंटर में इंट्रोड्यूस करवा दी और साइड में तो है ही भाई, साइड में तो ऑलरेडी है, अब बीच में और करा दी। तो अब वाटर जो मॉलिक्यूल होगा उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, या तो देखो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है या इधर, इन तीन जगह में से कहीं पे भी जा सकता है। तो इसमें जो सेंटर में होगा मॉलिक्यूल उसको देखो, ये टोटल कितनी है 0.5, तो भाई अगर डबल ड्रेनेज है तो 0.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.25, और इधर भी इसको कितना 0.25, यानी कि जो डिस्टेंस है ये डबल ड्रेनेज का भी आगे और डबल ड्रेनेज हो गया। तो अपन ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। भाई ड्रेनेज पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है। तो इसमें जो ड्रेनेज पाथ है वो कितना है 0.5, तो अपन देखते हैं। तो T जो है इसमें मान लो 1 ईयर ले रहा है, तो T 1 ईयर, तो T A अपॉन में TB ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू डी ए का स्क्वायर अपॉन में DB का स्क्वायर, ठीक है। तो TA क्या है 1 ईयर है, इनको मिटा देते हैं इधर। TA जो है वो 1 ईयर है, TB अपन को निकालना है, और DA कितना है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, और इसमें ड्रेनेज पाथ उसका भी आधा हो गया। क्यों? क्योंकि अपन ने बीच में एक और ड्रेनेज पाथ करा दिया, ड्रेन करा दिया इंट्रोड्यूस, तो ये हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5/2 का स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू 0.5 यानी कि 0.25, और ये भी आ गया 0.25 इंटू 4 आ गया, 4 ऊपर आ गया, तो ये हो गया अपना TB। तो 0.25 से 0.25 कैंसिल आउट हो गए, तो TB इजिकल टू आ गया 1/4, यानी कि 0.25 ईयर लगेगा, 0.25 ईयर। तो वापस वही चीज हो गई, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा होगा 1 वे ड्रेनेज से 2 वे ड्रेनेज जाएगा तब उसका क्या हो जाएगा, टाइम 1/4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 वे ड्रेनेज था, यहाँ पे चला गया 4 वे ड्रेनेज। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने सैंड वो जो लेयर थी ना, क्ले की थिकनेस लेयर, उसको आधा कर दिया। कुल मिला के इसमें लेयर थिकनेस जो आधी हो जाती है। तो एक और नया कॉन्सेप्ट क्या पता चला, जब भी थिकनेस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पहले से, तब भी टाइम क्या हो जाएगा 1/4। भाई थिकनेस अपन ने देखा कि इसमें पूरी 1 थी, इसमें हो गई 0.5 के दो अलग अलग हो गए, तो थिकनेस क्या हो गई 1/4 हाफ हो गई। जब भी थिकनेस 1/4 हाफ हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, उस सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब भी देखो 1 वे से 2 वे ड्रेनेज होगा या जो थिकनेस है वो हाफ हो जाएगी, तब भी क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए। अगर सॉइल जो है वो सेम है तो, अगर सॉइल अलग है तो दोनों के लिए नहीं। अगर मान लो ये क्ले होती और ये सैंड होता तब नहीं, दोनों ही सेम सॉइल है, ये भी क्ले है ये भी क्ले है, और प्रॉपर्टीज जो है इनकी ऑलरेडी सेम है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, और लोडिंग कंडीशन भी क्या है आइडेंटिकल, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 23rd का हो गया अपने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब वापस से आ गया अपने क्या कहते हैं, मैच द फॉलोइंग वाला। क्वेश्चन नंबर 24। अब मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला देखो न्यूमेटिक रोलर, फिर है स्मूथ व्हील रोलर, फिर सी फुट और फिर वाइब्रेटरी रोलर, ये सबके लिए है। तो न्यूमेटिक रोलर हम लोग किसके लिए काम में लेंगे। अब देखो ऑप्शन देखो सामने, कोहेसिव एंड ग्रेनुलर है, फिर प्लास्टिक सॉइल्स ऑफ मॉडरेट कोहेशन है, फिर कोहेशन सॉइल्स है, फिर सिल्टी सॉइल्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो सी फुट रोलर है या जो स्मूथ व्हील्ड रोलर है, हम लोग उसको क्या कह सकते हैं भाई। देखो स्मूथ व्हील्ड रोलर हम लोग किसके लिए काम में ले सकते हैं, स्मूथ व्हील्ड रोलर हमने देखा था कोहेसिव सॉइल, जनरली ग्रेनुलर सॉइल के लिए काम में लेते हैं हम लोग। पर यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, तो ये है ऑप्शंस थोड़े, जो प्लास्टिसिटी है ना वो उन्होंने दो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, एक बार मॉडरेट कर दी, एक बार लो कर दी। तो अब हमको अपने आंसर भी क्या है इसी हिसाब से थोड़े मॉडिफाई करने। वैसे तो क्या होता है स्मूथ व्हील्ड रोलर हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, कंप्लीटली ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है। अब ग्रेनुलर सॉइल के लिए कंप्लीटली में, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ गई, कंप्लीटली में आ गया वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी जो होता है, वाइब्रेशन जो हमने करा था मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में, वाइब्रेशन जो होता है वो स्मूथ व्हील रोलर से भी थोड़ा ज्यादा, उसमें क्या होता है सॉइल जो होता है वाइब्रेट होकर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो उसमें जो सैंडी कंटेंट होता है वो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि कंप्लीटली अगर कोहेशन लेस सॉइल की बात करें तो वाइब्रेटरी रोलर हमको सिर्फ और सिर्फ कोहेशन सॉइल के लिए काम में लेना, कोहेशन लेस सॉइल के लिए। तो 4th का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3।
यानी कि डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। देखो आंसर क्या है, अपने जो है उससे थोड़ा यहाँ पे करना है मॉडिफाई, क्योंकि अपन ने जो पढ़ा वो देखो वाइब्रेटरी रोलर भी हो गया और स्मूथ व्हील रोलर दोनों ही ऐसे तो क्वेश्चन लेस के लिए हो गए, तो लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई अपने को नहीं करवानी है। तो वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए हो गया, क्वेश्चन लेस सॉइल के लिए, और न्यूमेटिक रोलर किसके लिए हो गया। अब देखो जो अपना सी फुट रोलर है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्ले के लिए, यानी कि जो होएगा प्लास्टिसिटी क्या होएगा, हाई। तो हाई वाला प्लास्टिसिटी वाला अपने दो ऑप्शन, एक तो मॉडरेट और एक है अपना लो प्लास्टिसिटी वाला। तो न्यूमेटिक रोलर अपने लिए किसके लिए हो जाएगा, लो वाले के लिए, और जो सी फुट रोलर होएगा वो हाई वाले के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूमेटिक रोलर लो वाला, यानी कि पहले का हो जाएगा 4, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आया स्मूथ व्हील रोलर। अब स्मूथ व्हील रोलर ग्रेनुलर सॉइल और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ग्रेनुलर सॉइल और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए। तो बी जो है वो स्मूथ व्हील रोलर किसके लिए आ जाएगा 1। ठीक है, तो सी के लिए क्या बच गया अपने 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऐसा ऑप्शन है अपने पास सी। 24 का क्या हो जाएगा सी। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि देखो वाइब्रेटरी रोलर क्या वाइब्रेशंस क्या होता है कि वो जो सॉइल के अंदर जो जाएगा, मैंने बताया था कि कभी कभी सीसी रोड तोड़ने के लिए एक वाइब्रेटिंग नीडल काम में लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि शेक होता है। अगर कोहेसिव सॉइल्स होगी ना तो उनमें शेकिंग इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो सॉइल्स होते हैं उनमें कोहेशन होता है, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और उसमें वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, नॉट इफेक्टिव एज मच एज इन सैंड। तो हम लोग सैंड के लिए तो प्रॉपरली हम लोग इसी को काम में लेंगे, यानी कि ग्रेनुलर सॉइल या अपने क्वेश्चन लेस सॉइल होगी उसको वाइब्रेटरी रोलर। तो फिर उससे थोड़ा अगर सॉइल में हल्की सी प्लास्टिसिटी है तो उसको हम लोग किसके लिए काम में ले लेंगे, हल्की ग्रेनुलर और कोहेसिव सॉइल के लिए हम लोग किसको काम में ले लेंगे, स्मूथ व्हील को। न्यूमेटिक तो दोनों के लिए काम में लेते हैं हम लोग, और सी फुट और सिर्फ किसके लिए काम में लेते हैं हम लोग, क्ले सॉइल के लिए, यानी कि हाई प्लास्टिसिटी। तो उस हिसाब से हमको आंसर मॉडिफाई करना पड़ा है चीजों के हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन यहाँ लेके आने का मतलब यही था, ये इसका क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी हमको ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज करेक्ट। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का बात कर रहा है, तो मैंने अपन ने परमेबिलिटी में पढ़ा था K इक्वल टू CV MV गामा W एलन हेजन इक्वेशन। ठीक है, ये नहीं, ये कंसोलिडेशन इक्वेशन थी। तो कंसोलिडेशन इक्वेशन में हमने पढ़ा था K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CV। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 25 का हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है, वापस से मैच द फॉलोइंग वाला आ गया। कंप्रेशन इंडेक्स सीसी पूछ रहा है, एमवी एवी और सीवी। अब कंप्रेशन इंडेक्स सीसी क्या होता है, सीसी आता डेल्टा ई अपॉन में लॉग ऑफ डेल्टा ई अपॉन में लॉग। अब डेल्टा ई अपॉन में लॉग वाला ऐसा ऑप्शन है सेकंड, डेल्टा ई अपॉन में लॉग वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। स्लोप ऑफ ई लॉग पी कर्व गिवन में, ये तो सारे थे, तो सारे के सारे स्लोप ही। तो ठीक है, ई वर्सेस लॉग पी कर्व का स्लोप क्या बताता था अपने को भाई, सीसी बताता था। और ई वर्सेस सिर्फ ई वर्सेस पी कर्व, यानी कि ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व अपने को क्या बताता था, एवी। तो देखो सीसी का हो जाएगा, ए का क्या हो गया अपने, ए का तो हो गया 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है एमवी, और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या था, एवी अपॉन में 1 प्लस ई नॉट था, एवी अपॉन में 1 प्लस ई नॉट, या फिर हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द चेंज इन स्ट्रेस। तो ऐसा कौन सा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन स्ट्रेस। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्लोप ऑफ द ई पी कर्व एस डेल ई बाई डेल पी अपॉन में 1 प्लस ई नॉट। अपन ने पढ़ा था एम वी इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए वी अपॉन में 1 प्लस ई नॉट, या फिर अपन ने पढ़ा था डेल वी अपॉन में वी अपॉन में डेल्टा सिग्मा डैश। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी ये भी अपन ने पढ़ा था, डेल्टा वी अपॉन में वी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस ई नॉट। तो हम लोग डेल्टा वी अपॉन में वी की जगह ये लिख सकते हैं, तो एम वी इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा ई अपॉन में 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा डैश। तो ऐसा ऑप्शन देखो, सेकंड का क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेकंड का क्या फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बी का 1 हो गया। तो बस इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के पूछा है। और कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी तो हो गया, लॉग एवी क्या होता है, एवी अपन ने पढ़ा था माइनस ऑफ डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा सिग्मा डैश। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है अपने 4। तो सी का हो जाएगा 4, तो अपने आप डी का क्या बच गया 3।
और डी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, देखो के एम वी अपन गामा डब्ल्यू, अभी अपन ने पढ़ा, तो सी वी इजिकल टू क्या आ जाएगा, के अपॉन में एम वी गामा डब्ल्यू। तो सारी की सारी चीजें अपने वही है। तो 2143 वाला ऑप्शन है अपने, 2143 ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 का हो गया ए। तो देखो कोई चीज ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूले पे और यूनिट पे इसमें से कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में से फॉर्मूले और यूनिट पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और एक वो ड्रेनेज पाथ चेंज करने वाला, 1 वे से 2 वे कर देते हैं, या फिर डेप्थ क्या करते हैं, आधी कर देते हैं, तब भी अपने को ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या तो आधी कर देंगे, या डबल कर देंगे, या 2 वे से 1 वे कर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या, इन अ कॉम्पैक्शन टेस्ट इफ द कॉम्पैक्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज इट विल रिजल्ट इन। अब लोग कॉम्पैक्शन टेस्ट में अगर कॉम्पैक्टिंग एफर्ट हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, एमडीडी इंक्रीज होता है और ओएमसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। एमडीडी इंक्रीज होता है और ओएमसी डिक्रीज होता है, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ओएमसी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो अपन ने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था कि भाई देखो ऐसे ऐसे, तो इधर क्या था, वाटर कंटेंट था, और इधर क्या था, ड्राई डेंसिटी थी। तो हमने जैसे ही बढ़ा दिया था तो क्या हो गया, तो वाटर कंटेंट डिक्रीज हो गया, तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी। तो ये वही चीज है। तो 27 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन नॉर्मली इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग लिक्विड लिमिट ऑफ क्ले। ये मैंने लिखाया था कि कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट लिखाया था। लिक्विड लिमिट बढ़ेगी तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होगा कि ज्यादा है। भाई लिखाई भी चीज है बेटा, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो मैंने लिखाया नहीं है। सोचो तब तक। अपन देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड, द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द लॉन्गर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर। अगर सीवी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंसोलिडेशन को टाइम को क्या ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ये चीज़ देखो। ये तो बोल रहा है कि इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन टू अकर ज़्यादा टाइम, ऐसा नहीं होता। लिक्विड लिमिट अगर ज़्यादा होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, कम होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लिक्विड लिमिट ज़्यादा किसका होता है, कोएसिव सॉइल्स की होती है। तो कोएसिव सॉइल्स की अगर लिक्विड लिमिट ज़्यादा है उनका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम है, और टाइम क्या लेता है, ज़्यादा। भाई देखो कोएफिशिएंट ऑफ सीवी और टीवी आपस में देखो, टीवी इजिकल टू सीवी टी अपॉन में डी स्क्वायर। अगर मेरे को सीवी निकालना है तो सीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, टीवी इंटू डी स्क्वायर बाय टी, यानी कि सीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम होगा मेरा तो मेरे को टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन द लॉन्गर इट टेक्स फॉर फुल कंसोलिडेशन। ऐसा नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अब देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी किसी सॉइल का तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, कम होता है। मैंने लिखाया था लिक्विड सीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। तो ये भी चीज, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऐसा कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन। तो सारी चीज लिखाई भी है, बस उसको आपको इंटरप्रेट करना है कि क्या बोल रहा है। ये फॉर्मूला लिखाया था, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, और ये चीज तो मैं लिखा चुका था ऑलरेडी, मैंने लिखाया था। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों की स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, इफ डेल्टा पी इज increment of pressure on a normally consolidated saturated soil mass as per Terzaghi's theory at the instant of application of pressure increment, that is when time t equals to 0, what is the pore pressure developed in the soil mass। ये बोल रहा है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो सॉइल मास में पोर प्रेशर क्या होगा। तो मैंने लिखाया था डेल्टा सिग्मा हो रहा है चेंज इन प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन प्रेशर के बराबर हो गया था टोटल स्ट्रेस। और u जो था इनिशियल में क्या था, t इक्वल टू 0 के बराबर, और डेल्टा सिग्मा, तो सिग्मा डैश क्या आया था, 0 आया था। ये मैंने लिखाया था एट टाइम t इक्वल टू 0, 9 कर्व बना के बताया था आपको, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू किसी टाइम t पे, इस पे मैंने ऐसा कर्व बनाया था, याद करो, ठीक है। ऐसा कर्व बनाया था, ये टोटल का था, ये पोर वाटर प्रेशर का था, और ये इफेक्टिव स्ट्रेस का ऐसा खाली रह गया था। तो मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहले क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होता है, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है। तो ये तो टाइम t इक्वल टू 0, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे जितना लोड आएगा वो कौन ले रहा है, पानी, तो उतना का उतना पोर वाटर प्रेशर होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। और टाइम जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड हो किसका हो जाएगा, इक्वल टू
डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर है उसके बराबर क्या हो जाएगा अपना पोर वाटर प्रेशर एट टाइम इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 29 का हो गया ऑप्शन सी। ये भी चीज़ आपको कराई हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे, इन सॉइल कंसोलिडेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर लोडिंग। ये लो बार बार यही चीज़ बोल रहा था, इसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तो टोटल स्ट्रेस वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस ये पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज वाला है डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस पोर प्रेशर यानी कि 3। उसके बाद क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा यानी कि फर्स्ट, फिर हो गया फोर्थ, यही होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट सीक्वेंस 2314 है अपना ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 30th का क्या हो जाएगा, बी। ये चीज़ बार बार मैंने ये लिखा ही भी थी, एग्जैक्टली ऐसे कैसे मैंने लिखा था, तो यही चीज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। Assertion is in a compaction test at gamma d maximum and OMC the degree of saturation is never 100%। बात सही है, मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कभी भी 100% नहीं होता, हम लोग कितना ही कोशिश कर ले, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे हमने वो जो है रेमर हटाया वहाँ से वापस, वैसे वैसे क्या होता है, थोड़ी सी एयर उसके अंदर एंटर कर जाती है, और जैसे एयर एंटर कर गई तो वर्ड्स के अंदर तो हवा आ गई, तो 100% सैचुरेशन नॉट पॉसिबल। तो पहला ही गलत है। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपेल ऑल द एयर एंटर्ड इन सॉइल बाय कॉम्पैक्शन, ये बात सही है, यानी कि इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो 31 का हो गया ए। भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं, तो ये बात सही है, तो ये भी कराया हुआ। नेक्स्ट, द सेटलमेंट एनालिसिस फॉर अ क्ले लेयर ड्रेनिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम यानी कि 2-वे ड्रेनेज शोज अ सेटलमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, डेल्टा एच जो है 2.5 सेंटीमीटर कितने साल में, 4 साल में, एंड एन अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और अल्टीमेट सेटलमेंट कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हाउएवर डिटेल्ड सब सर्फेस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट देयर इज नो ड्रेनेज एट द बॉटम, यानी कि जो फील्ड में कंडीशन है वो क्या है, 1-वे ड्रेनेज है। द अल्टीमेट सेटलमेंट इन दिस कंडीशन विल बी, तो पूछ रहा है अल्टीमेट सेटलमेंट कितना होगा। भाई साहब एक चीज़ हमेशा देख लो, सॉइल चाहे 1-वे ड्रेनेज हो चाहे 2-वे ड्रेनेज हो, कभी भी अल्टीमेट सेटलमेंट चेंज नहीं होगा। भाई जितना उसमें प्राइमरी कंसोलिडेशन चाहे 1-वे हो चाहे 2-वे हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किस पे, अल्टीमेट सेटलमेंट पे। अल्टीमेट तो उतना ही होना है। जब मैंने आपको ये फॉर्मूले करवाए थे, कौन से वाले, डेल्टा वी अपॉन में वी, डेल्टा एच अपॉन में एच नॉट, और डेल्टा ई अपॉन में 1 + ई नॉट, तब मैंने कोई ड्रेनेज कंडीशन की बात करी थी क्या, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। इसका मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ड्रेनेज कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस पे, अल्टीमेट सेटलमेंट पे, अल्टीमेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे 1-वे हो चाहे 2-वे हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेट सेटलमेंट पे। अल्टीमेट सेटलमेंट उतना के उतना होना, बस टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टाइम भले 4 गुना लग जाएगा, 1-वे में जो टाइम है 2-वे से क्या हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन सेटलमेंट जो है अल्टीमेट वो उतना ही होना है। ये था कन्फ्यूजिंग सवाल। अब बच्चा क्या करता है कि भाई देखो भाई 1-वे से 2-वे से 1-वे हुआ है, तो टाइम अगर 1/4 हो रहा है, मतलब टाइम 4 गुना बढ़ रहा है, तो सेटलमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेटलमेंट कम नहीं होता, अल्टीमेट सेटलमेंट उतना ही होता है। भाई अल्टीमेट सेटलमेंट तो उतना ही होगा, लेकिन किसी टाइम टी पे तो सेटलमेंट कम ही होगा ना, लेकिन अल्टीमेट सेटलमेंट में कोई चेंज नहीं होता। टाइम टी पे जैसे 2-वे से 1-वे गए, किसी टाइम टी पे तो 4 गुना कम हो जाएगा सेटलमेंट, लेकिन अल्टीमेट सेटलमेंट उतना ही होगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। बस ये था। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32 का सी हो जाएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, 8 क्वेश्चन और है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज नॉट द सेम एज रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोल रहा है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज नॉट अ सेम थिंग। रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका पैरामीटर है कि वो सॉइल फील्ड में जो है, और उसको हम लोग मैक्सिमम कैसी कंडीशन जो इनिशियली उसका वर्ड रेशियो मैक्सिमम उस सॉइल का कितना है और मिनिमम वर्ड रेशियो कितना, उसका कंपैरिजन होता है आपस में। रिलेटिव कॉम्पैक्शन का मतलब हम लोग उस सॉइल को कितना कॉम्पैक्ट कर सकते हैं लैब में, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है कि वो जो सॉइल है वो अपने जो मैक्सिमम डेंसेस्ट स्टेट और मैक्सिमम लूजेस्ट स्टेट से आज जो रिलेशन है उनका क्या आपस में, ठीक है। क्योंकि आईडी का फॉर्मूला क्या लिखाया था हमने, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आईडी का हम लोगों ने लिखाया था ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तब मैंने बोला था
कि जो ई है वो क्या है, नेचुरल, यानी कि आज के दिन जो कंडीशन है वो उसकी कभी लूजेस्ट स्टेट और डेंसेस्ट स्टेट के कंपैरिजन में क्या है। लेकिन रिलेटिव कॉम्पैक्शन का क्या लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था 80 + 0.2 ID। तो अगर सेम चीज़ होता तो रिलेशन फॉर्मूला कहाँ से आता अलग, दोनों के बीच में रिलेशन है लेकिन दोनों इज नॉट अ सेम थिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला जो है स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड देखो, वाइब्रो फ्लोटेशन इज नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ हाईली कोहेसिव सॉइल। अभी थोड़ी देर पहले जो मैच द फॉलोइंग वाला आया था, मैंने बोला था वाइब्रेशन वाला जो होता है वो किसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सैंडी सॉइल के लिए। तो हमने वहाँ पे देखा था, तो सेकेंड करेक्ट है। थर्ड जो है, 0 एयरवर्ड लाइन एंड 100% सेचुरेशन लाइन आर नॉट आइडेंटिकल, ये गलत है। मैंने अपन ने जो पढ़ा था जैव कर्व, ऐसा पढ़ा था, ये जो लाइन थी उसको हमने 0 एयरवर्ड कर्व, इसको जैव कर्व भी बोला था और 100% एयर सेचुरेशन लाइन भी बोला था। पर आइडेंटिकल होती है ये दोनों, लेकिन अगर यही पूछ लेता 85% सेचुरेशन और 15% एयरवर्ड लाइन, वो दोनों सेम नहीं होगी, या 95% सेचुरेशन या 5% एयरवर्ड लाइन, वो सेम नहीं होती। लेकिन 0 एयरवर्ड लाइन और 100% सेचुरेशन लाइन तो सेम होती है, अपन ने प्रूव करा था दोनों फॉर्मूले से। तो ये चीज़ सही है। तो ऑप्शन जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। तो अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहला और दूसरा करेक्ट है। तो यही ऑप्शन जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है अपना गलत है। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बाहर आ जाए। अब देखो धीमे धीमे आपके क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स होने लग गई है। प्रॉपर्टीज़ वाले सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये जानबूझ के डाले हुए सवाल है और आए हुए भी हैं, ठीक है। तो इनका हर चीज़ का आपस में कुछ न कुछ रिलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरामीटर एंड एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से बोल रहा है कि सही कौन सा नहीं है, मैच सही नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप लोग देखो और करने की कोशिश करो कौन मैच नहीं हो रहा भाई। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की बात कर रहा है CV, अपन ने पढ़ा था TV = CVT अपॉन में d²। तो CV = क्या होगा, TV d² अपॉन में T। तो पहला जो है फॉर्मूला सही है भाई, D और H तो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद देखो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज की बात कर रहा है, वॉल्यूम चेंज भी सही है। वॉल्यूम चेंज देखो ये क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कौन सा था, MV की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, MV क्या लिखा था अपन ने, डेल्टा E अपॉन में 1 + E0। थोड़ी देर पहले ये देखा था डेल्टा सिग्मा डैश। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E0 माइनस जो अभी E है ये है 1 + E0, और डेल्टा सिग्मा डैश क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन वॉइड डैश, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 डैश माइनस सिग्मा नॉट डैश। तो ये देख लो, यही करा हुआ है, तो ये चीज़ सही है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ये लिखा था मैंने आपको, सही है। फिर देखो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR, चलो आपको ये नहीं भी पता होता, OCR का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या लिखा था, इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन में इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। इफेक्टिव स्ट्रेस, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन में प्रेजेंट में लिखाया था इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। तो इसमें अंडर आया था क्या, कहीं नहीं आया था, तो यहाँ पे अंडर है, यानी कि ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट मैच नहीं हो रहा। लेकिन ऑप्शन चौथा देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज। मॉड्यूलस ऑफ वॉल्यूम चेंज यही होता है MV। तो MV का फॉर्मूला ये रहा, AB अपॉन में 1 + E0 भी लिखा था, AB अपॉन में 1 + E0 भी लिखाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो MV में कई बार क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला दे देता है, तो ये आपको एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले निकालने की आदत डाल लो बेटा, है ना। वैसे तो सारे लिखा है मैंने, पर एग्जाम में आप मान लो एक भी याद करते हो ना, आपको अगर एक फॉर्मूला भी याद होगा तो उससे 4-5 फॉर्मूले जो हैं वो सारे निकालने आने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने अभी तक ये देखा होगा कि मैं हर बार इस फॉर्मूले से CV मेरे को याद नहीं है, मेरे को ये TV वाला याद है, मैं 2 फॉर्मूले क्यों याद करूँ, मेरे को पता है इससे मैं ये निकाल लूँगा, मेरे को 2 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सेटलमेंट कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द फील्ड डेंसिटी एंड फील्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी। इनमें से फील्ड डेंसिटी किससे निकाल सकते हैं, फील्ड डेंसिटी के लिए हमने चैप्टर 1 में जाओ, प्रॉपर्टीज वाले में कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट और सबमर्ज डेंसिटी मेथड लिखा है। तो 4 मेथड, उनमें से कौन कौन से यहाँ पर है, पहले 2 है
मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट और प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, फील्ड डेंसिटी, ये तो लैब के मेथड है, लैब में करते हैं हम लोग। तो जहाँ पे इक्विपमेंट आ गए ये तो लैब के हैं, तो वो दोनों गलत हो गए। तो 35 का क्या हो जाएगा, पहले दो जो करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 1 और 2 ओनली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई मैंने लिखा भी चीज़ें हैं। तो कॉम्पैक्शन तो कम्प्लीटली क्या है, लैब मेथड है। और फील्ड में हम लोग कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो सी फुट रोलर है, न्यूमेटिक रोलर, हमने अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉम्पैक्शन देखे तो उनसे करते हैं। लेकिन वहाँ पे मॉडिफाइड और ये स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट तो हमने काम में ही नहीं लिए, वो तो हम लोग लैब में काम में लेते हैं, उनका अप्लीकेशन काम में लेते हैं फील्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे, कंसिडर द फॉलोइंग, इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी, अपने को देखना है कि करेक्ट कौन सा है विथ रिलेशन टू कॉम्पैक्शन। मैंने अब कॉम्पैक्शन बताया था, जैसे ही हमने कॉम्पैक्शन करा हमने क्या बात करी थी कि वॉइड रेशियो डिक्रीज हुआ, वॉइड रेशियो डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हुई, डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या हुआ था, स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ था, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होने से अपनी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी और उससे अपना बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई थी। पहले दिन कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में मैंने ये लाइन बताई थी, कॉम्पैक्शन समझाना स्टार्ट करा, इनकी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉम्पैक्शन के साथ साथ इंक्रीज होता है शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी, सही बात। सेकंड बोला है इंक्रीज इन स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी भी अगर बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली स्लोप स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू बियरिंग शेयर स्ट्रेंथ, तो वो भी इंक्रीज होएगा ही होएगा। उसके बाद डिक्रीज इन सेटलमेंट ऑफ सॉइल, सेटलमेंट तो हम अगर पहले ही करा देंगे तो बाद में कहाँ से, हम लोग इसीलिए तो कॉम्पैक्शन कराते हैं ताकि बाद में वो सेटल ना होए, इसलिए हम लोग पहले ही पता लगा के जितना सेटल कराना करा देते हैं, तो ये भी बात सही है। फिर बोलते हैं डिक्रीज इन परमेबिलिटी, ये हमने देखा था वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड में जो होती है परमेबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड, यानी कि जैसे जैसे हम लोग कॉम्पैक्शन बढ़ा रहे हैं हम ना अपनी जो क्या हो रहा है परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, तो ये चीज़ भी सही है, यानी कि चारों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि चारों वाला ऑप्शन कौन सा है अपना, ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो सारी चीज़ें कराई भी बेटा, कोई बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, सॉइल इज कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अ हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, ये क्या कर, सॉइल इज कॉम्पैक्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अ हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। अब ड्राई डेंसिटी हाईएस्ट किस तरफ होती है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड में या वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड में। तो हमने ये जो कर्व पढ़ा था ये ऐसे पढ़ा था, तो भाई साहब यहाँ पे आया था MDD, ये इस पे वाई एक्सिस पे, और यहाँ आया था OMC। अगर OMC के बाद देखा तो इधर आया था वेट ऑफ ऑप्टिमम था, इधर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। अगर मैं वेट ऑफ ऑप्टिमम के बाद और अगर कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाता हूँ तो मेरा MDD क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही तो क्वेश्चन है कि कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूस करने पे ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में इंक्रीज होगा कि वेट ऑफ ऑप्टिमम में, तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की साइड में क्या होगा, कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज करने पे MDD इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी देखो, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज किधर होगा, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे, और इधर वेट ऑफ ऑप्टिमम पे तो डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि क्या हो करता है, पानी अब किसको रिप्लेस करने लग गया, सॉइल सॉलिड्स को, ये चीज़ भी आपको बताई हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 37 का हो गया अपने बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लेना, कराया हुआ है लेकिन ऐसा क्वेश्चन नया टाइप का क्वेश्चन, टाइप नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मैक्सिमम पॉसिबल ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ऑफ ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज यूनिटी। मैंने बताया था NCC सॉइल जो होता है उनका मैक्सिमम OCR कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि बाद में तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 38 नंबर पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फील्ड डिपॉजिट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट शोन बाय लेबोरेटरी सैंपल। लैब में जितनी कंप्रेसिबिलिटी होती है उससे फील्ड में क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हमारे पास इतना सुविधा नहीं होती कि हम लोग एज कंपेरिजन टू फील्ड तक पहुंच जाएं। ठीक है, फील्ड में ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमारे जो लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं ना, जैसे ओएडोमीटर टेस्ट करते हैं, तो हमने देखा था उसमें जो पानी जा रहा था ऊपर और नीचे से जा रहा था और ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसमें फील्ड में क्या होता है कि और कंडीशंस भी वेरी करती है, तो साइड में भी पानी वगैरह चला जाता है, तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो फील्ड में कंप्रेसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू लैब। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो नेक्स्ट जो है थर्ड, इन टेरेज़ागीज़ थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन ओनली हाइड्रोडायनेमिक लैग इज कंसिडर्ड वेयर एज प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। ये तो मैंने लिखाया था एजम्पशन में, तो ये बात भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन है अपने पास सी। ऐसा ऑप्शन कौन सा अपने पास, सी।
एक मिनट रुको, सी कहाँ है, ए है ना, नहीं देखो क्या हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 38 का हो गया अपना, ये तीनों ऑप्शन 1, 2 और 3 ए में करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39th, द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट इज। ये बोल रहा है पोर वाटर प्रेशर जो होता है सॉइल सैंपल में वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है। अब देखो अपन ने देखा था कि कभी भी जो सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस पार्टिकल को हो रही थी, जो सेंटर में था उसको निकलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम पाथ कवर करना पड़ रहा था। और ये कंसोलिडोमीटर टेस्ट की बात कर रहा है, जनरल कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा। अगर जनरल में तो हो सकता है कि वन वे ड्रेनेज भी हो, अपने कंसोलिडोमीटर टेस्ट हमेशा क्या होता है, 2 वे ड्रेनेज होता है। 2 वे ड्रेनेज होता है, इसलिए मैक्सिमम जो दिक्कत आ रही थी वो सेंटर वाले को आ रही थी, या तो ऊपर जाने में या नीचे जाने में। तो मैक्सिमम पाथ कवर करना पड़ रहा था, तो मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर कहाँ होगा, सेंटर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर हमेशा कंसोलिडोमीटर टेस्ट में कहाँ होता है, सेंटर पे। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा पार्टिकल लेगा, जो सेंटर पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a structural load is applied on a soil standard, which of the following soil types will have the minimum settlement। ये बोल रहा है कि अगर कोई सॉइल पे हमने स्ट्रक्चरल लोड लगाया तो कौन सी ऐसी सॉइल है जिस पे मिनिमम सेटलमेंट होगा, जो ओवर कंसोलिडेटेड होगी उसी पे सेटलमेंट क्या होगा, कम होगा। अपन ने ग्राफ देखा था, कौन सा अपन ने ऐसा देखा था ना भाई, शुरुआत में क्या था ऐसा, फिर जब स्वेलिंग हुई थी ऐसा, फिर वापस ओवर कंसोलिडेशन हुआ था। तो ओवर कंसोलिडेशन वाले में सेटलमेंट क्या हुआ था, कम हुआ था एज कंपेरिजन टू एनसीसी सॉइल। तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल स्ट्रेटा में सबसे कम होता है सेटलमेंट, क्योंकि वो एक बार पहले से ऐसा हो चुका है। तो ये अपन ने देखा था, ये अपन ने जब ये बोला था वर्जिन कंप्रेशन करो, ये फिर स्वेलिंग करो, ये रिकम्प्रेशन। और रिकम्प्रेशन में देखो उतने ही लोड इंक्रीमेंट पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये इतना सा ही तो चेंज हुआ, बाकी तो ऑलरेडी हो चुका है। या फिर भी देखो तो ये इसमें इतना हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखो ज़्यादा किस में हो रहा, जो ढंग से पीछे वाला कर्व वापस जाके देखो, क्लास वापस जाके देखो, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम जो हो रहा था वो किस में हो रहा था, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में। और मिनिमम जो सेटलमेंट हो रहा था वो किस में हो रहा था, ओवरसीज सॉइल में, यानी कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में। तो इसके साथ अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। तो प्लीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों को बताओ। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और जो एक मैंने क्वेश्चन दिया था, शायद क्वेश्चन नंबर 17 था, आपका होमवर्क है, तो उसको बताना कि कैसा है, मतलब क्या आंसर है उसका, कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.